जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जिस तरीके से लोकसभा, विधानसभा या पंचायती जो चुनाव होते हैं वो सिंपल तरीके से चुनाव होते हैं। उसमें भारत का वो नागरिक जो 18 साल का एज पार कर चुका है या 18 साल के एज में है, वो जाकर वोट देता है और सिंपल रूप से वोटों वगैरह की गणना होती है और जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है वो प्रत्याशी विजयी हो जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो इसमें फैक्ट यूज हो रहे हैं इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। सन वगैरह जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान में रखिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको राजनीति में कहीं जाना है, चाहे छोट राजनीति होगा या बड़ राजनीति, तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अन्यथा अगर अपने नॉलेज को आप बूस्टर डोज देना चाहते हैं, जो आपके पास नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को संविधान पढ़ने में रुचि हो, संविधान की जो आर्टिकल है, भागे हैं, उसको जानने में रुचि हो, तब भी वो व्यक्ति ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिकों को बारी बारी से हम देखेंगे, फिर उसके बाद उस टॉपिक को, एक एक टॉपिक को डीप में लेकर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 के कुछ अनुच्छेदों के बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या होना चाहिए। इसी में हम एक चीज और पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में निर्वाचन अधिनियम आया था। अभी सब डिटेल करने वाले हैं। दूसरे टॉपिक में ये पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे निर्वाचक मंडल के बारे में, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, मतलब कि राष्ट्रपति को कौन कौन व्यक्ति वोट डालेगा और वो व्यक्ति कहाँ कहाँ से आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे जो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति को वोट डायरेक्ट जनता नहीं डालती है, जनता द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधित्व होते हैं जो राष्ट्रपति को जनता की तरफ से वोट डालते हैं। तो वो कौन कौन व्यक्ति होंगे, कहाँ से आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है, हर एक विधायकों को और हर एक सांसद को, विधायक को हम एमएलए बोलते हैं, सांसद को हम एमपी बोलते हैं। तो विधायक और सांसद यही दो लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो इनके वोटों की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू को हम गणना करेंगे, वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताएं कि लोकसभा का जो चुनाव है, अगर उसमें एक भारत का व्यक्ति जो 18 साल का एज पार कर चुका है, वो लोकसभा के चुनाव में किसी एमपी को एक वोट देता है, तो उसके वोटों का वैल्यू सिर्फ एक ही माना जाएगा। लेकिन अगर कोई एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है तो उसके वोटों की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी प्रकार से कोई विधायक अगर राष्ट्रपति को वोट डालता है तो उस विधायक, वोटर तो एक ही रहेगा लेकिन वोटों की वैल्यू बढ़ जाएगी। वो वैल्यू डिपेंड करती है राज्य की जनसंख्या पर। अभी डिस्कस करने वाले हैं सारे, ठीक है। और लास्ट में 5वां पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की जो मतों की गणना होती है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, वो कैसे होती है। राष्ट्रपति को वोट वरीयता क्रम में दिया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। वो सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का भाग 5 क्या कहता है। जो भारतीय संविधान का भाग 5 है वो संघ है, उसका उस चैप्टर मान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है संघ। संघ मतलब कि सरकार के, यहाँ संघ का मतलब क्या, भारत की गवर्नमेंट, भारत की सरकार। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर भारत के सरकार के बारे में पढ़ना है तो संविधान का भाग 5 पढ़ ले, उसको क्लियर हो जाए कि भारत की सरकार कैसे काम करती है, सरकार का पावर क्या है। ठीक है, उनकी जो उसमें इलेक्शन लड़ेंगे उनकी योग्यता वगैरह क्या होगी, पद अवधि क्या होगा। ठीक है, वो कार्यपालिका के बारे में जान जाएगा, न्यायपालिका के बारे में जान जाएगा, विधायिका के बारे में जान जाएगा, मंत्री परिषद, इसके सब के बारे में उसको डिटेल नॉलेज हो जाएगा। कि कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना चाहता है तो भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ ले। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो धाराएं हैं लगभग 100 धाराएं बनाई गई, सॉरी धाराएं नहीं, आर्टिकल, धाराएं पढ़ाते पढ़ाते धारा याद हो गया जी। तो आर्टिकल, उसमें 100 आर्टिकल बताया गया। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो संविधान का जो भाग 5 में, उसमें अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक दिए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 73, इन दोनों के बीच जितने भी अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, वो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, वोटों का वैल्यू कैसे निकलेगा,
ठीक है। MP के वोटों का वैल्यू कितना निकलेगा, पद अवधि का होगा, इलेक्शन कब होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो कुछ आर्टिकल के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 52 में ये बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत में राष्ट्रपति हो गए संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है, वो जो बोल दिया तो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। तो अब राष्ट्रपति की सारी प्रक्रिया उस आर्टिकल के आगे आएगी। तो आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन व्यक्ति डालेगा। आर्टिकल 54 अगर आपको पढ़ना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है तो आर्टिकल 54 पढ़ लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 55 में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट डालेगा उसके वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसके वोटों का मूल्य कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जब आर्टिकल आप 58 पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की शर्तें क्या होनी चाहिए, क्या क्या कैटेगरिया जो उसे पार करना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद आर्टिकल 62 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराने का समय क्या होगा, चुनाव कब कराएंगे, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 71 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी हो जाता है, कोई छेड़छाड़ उसमें हो जाता है, तो उसका समाधान कौन करेगा, तो उसका समाधान करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि दूसरा पॉइंट जो हमारा है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए शर्तें और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति का तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और वो लीगल तरीके से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे कंट्री से आया और भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया। ठीक है, प्राप्त कर लिया हो तो उसमें भी कंडीशन देखेंगे कि कब से वो नागरिकता प्राप्त किया है, किसी क्षेत्र में है या नहीं, तो वो तो पुरानी बात है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसका जो एज है वो 35 साल या 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए उसका उम्र। ठीक है, उसके बाद वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो पागल नहीं, मेंटली रूप से पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब कि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ बर्बाद व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक कंडीशन और है, वो किसी भी सरकारी पद पे ना हो। सरकारी पद का मतलब जैसे कि डॉक्टर हो गया गवर्नमेंट, मास्टर हो गया गवर्नमेंट, या किसी सेना वगैरह में गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब है उस फील्ड में वो नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पद का वो लाभ नहीं लेना चाहिए जो भी व्यक्ति प्रत्याशी है राष्ट्रपति का लड़ना चाहता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सांसद है या विधायक है या केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री या राज्यपाल है, तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसको सरकारी पद पे नहीं गिना जाएगा। हालांकि पैसा तो बहुत ज़्यादा सब उसी में कमाते हैं, पॉलिटिशियन भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको सरकारी पद नहीं गिना जाएगा, जबकि वो सरकार का ही पैसा लूट रहे हैं, तो उसे सरकारी पद नहीं गिना जाएगा यहाँ पर संविधान में। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी चीज़ और बता दें हम आपको कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो अधिनियम है 1992 में, इसमें कुछ और कैटेगरिया रखी गई। जैसे कि पहले ये देखा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कई लोग फालतू मतलब कि लोग भर दे रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को 10 वोट मिल रहा है, 5 वोट, मतलब नाम करने के मारे कि हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने थे, हमारा चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा, टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे देखकर लोग 10 लोग 20 लोग 20 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर दे रहे हैं, पर्चा भर दे रहे हैं, लेकिन उसमें जीतेगा एक ही व्यक्ति, बाकी व्यक्ति को तो वोट ही सही से नहीं मिलता। किसी को अपना ही सिर्फ वोट मिले, किसी को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, 20 वोट। तो ऐसे जो MP है उन्होंने देखा और सोचा कि जो चुनाव प्रक्रिया इसको थोड़ी जटिल बना दे, यानी कि जो चुनाव भरने का जो फॉर्म है इसको कुछ जटिल कर दे, ताकि जो योग्यता है, जो व्यक्ति पहले से ही कमजोर है, उसको पास में पता है कि उसको पहले से ही वोट नहीं मिलेगा, तो वो पहले से ही वहां से हट जाए। समझ रहे हैं ना? तो कुछ उसे जो चुनाव लड़ने का प्रक्रिया है उसे कुछ हार्ड कर दिया गया। उसमें क्या करते, जो पहले प्रक्रिया था, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो ऊपर जो योग्यता बताया हम उसको पूरा करना होगा। उसके बाद उसके पास 4 लोग होने चाहिए। 4 लोग, वो कौन? वो लोग जो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। राष्ट्रपति को जो टोटल लोग वोट डालते हैं वो 4809 लोग डालते हैं। 4809 लोग में से जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसमें से 4 लोग उसके पास होने चाहिए। 2 प्रस्तावक होने चाहिए, 2 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब 2 लोग लिख कर देंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा चुनाव लड़ सकता है, और 2 लोग उसमें सहमति जताएंगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के पास अगर 4 लोग होते हैं और ऊपर जो कैटेगरिया बताई वो पूरा करेगा, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। ये तो पहले था, लेकिन इसी कैटेगरिया को बढ़ाकर बाद में 10 कर दिया गया। इस समय इसको बढ़ाकर कितने 1974 में
1974 में इसे 50 कर दिया गया। अब देखिए, किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो ऊपर जो मैंने कैटेगरिया बताई वो तो पूरा फॉलो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद एक चीज़ और करना है, उसके पास जो भी लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालेंगे उसमें से 50 प्रस्तावक उसके पास होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 लोग लिख कर देंगे उनका नाम कि हाँ इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दें, और 50 लोग हाथ उठाएंगे, सहमति देंगे कि हाँ हम सहमत है इससे। यानी टोटल अगर आपके पास 100 लोग हैं, 100 वो लोग जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये रही पहले की बात। अब आइए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में कि हमारे जो तीसरे टॉपिक क्या है। एक चीज हम इसी में और डिस्कस कर लेते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब वो होता है, इसमें जो जनता होती है भारत की, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो जाता है, वो डायरेक्ट जाकर वोट डालता है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिससे कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो विधानसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो पंचायती चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायती मतलब कि जो ग्राम प्रधान का हो गया, उसके बाद वो जिला पंचायत होगा, ये सब चुनाव कौन है, पंचायती चुनाव है। तो ये सब चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होती है, इसमें डायरेक्ट जाकर जिसका एज 18 साल से ऊपर है वो वोट करता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें डायरेक्ट व्यक्ति जाकर वोट नहीं देता है, वो व्यक्ति एक प्रतिनिधित्व चुनाव होता है और वो प्रतिनिधित्व व्यक्ति के तरफ से जाकर राष्ट्रपति को वोट करता है। तो इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं या अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जैसे कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने लोग वोट डालेंगे उन सभी लोगों को हम निर्वाचक मंडल के सदस्य भी बोल सकते हैं, जितने लोग वोट डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं उनकी संख्या के बारे में अगर बात करें तो 4809 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि 4809 लोग ये कहाँ से कितनी कितनी संख्या में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सांसद के बारे में। सांसद क्या होता है, जिसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। सांसद ये होते हैं कि जो केंद्र में सरकार बनाते हैं, जो केंद्र में नियम और कानून बनाते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना हो गया तो वो केंद्र यानी सांसद संशोधन करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर राज्य में कोई कानून बनाना है तो विधानमंडल कानून बनाती है। सांसद में भी दो लोग होते हैं, एक राज्यसभा के लोग होते हैं, एक लोकसभा के लोग होते हैं। यानी कि एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। उसी तरीके से अगर विधानमंडल में हम बात करें तो एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। अब आइए पीछे हम चलते हैं सांसद के बारे में, यानी लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सांसद में लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का जो चुनाव है ये भारत के हर एक राज्यों में होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जिस व्यक्ति का उम्र 18 साल से ऊपर है वो व्यक्ति वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव से ही ये डिफाइंड होता है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य जीते रहेंगे, ठीक है, उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति का, जिसका नाम वो पहले से ही अनाउंस रहेगा कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। जैसे अगर फिलहाल हम इस समय बात करें तो बीजेपी के लोकसभा सदस्य सबसे ज्यादा हैं किसमें, पार्लियामेंट में, तो बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। सपोज अगर कांग्रेस के पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सदस्य रहते तो जो प्रधानमंत्री बनते वो राहुल गांधी जी बनते। तो वो तो बात हो गई पीछे। आइए हम इनकी संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा की टोटल भारत में सीटें हैं वो 545 है। 500 कितना है, 45 है, पूरे भारत में है, पूरे राज्यों में है, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो 545 में 2 लोग मनोनीत हैं, वो राष्ट्रपति अपने अनुसार एंग्लो इंडियन, शायद अब ये नहीं रहा। तो 545 लोग टोटल सीटें हैं 545, लेकिन 545 से अगर 2 हम निकाल दें तो 543। तो 543 लोग लोकसभा से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा से कितने लोग, 543 लोग। अब इनकी संख्या अलग अलग होती है, ये हर राज्यों से अलग अलग संख्या से आते हैं। जैसे कि यूपी सबसे बड़ा भारत का राज्य है जनसंख्या में भी, तो यूपी से सबसे ज्यादा
यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। यूपी में लगभग 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो उसमें 48 सीटें हैं लोकसभा की, यानी 48 लोग लोकसभा से कहाँ से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे। उसी प्रकार अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। उसी प्रकार से अगर हम 28 राज्यों को जोड़ें और जो 9 केंद्र शासित प्रदेशों सबको आपस में जोड़ दे तो जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी वो 543 होगी। तो लोकसभा से 543 लोग भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव पर। अब सांसद में ही हम दूसरा चीज के बारे में बात करते हैं, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो राज्य के विधायकों द्वारा होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो टोटल इस समय सीटें हैं वो 245 सीटें हैं। 245 सीटें में 12 मनोनीत सीटें हैं। मनोनीत का मतलब कि राष्ट्रपति अपने अनुसार 12 लोगों को चुनता है और राज्यसभा में भेज देता है। जैसे कि कोई समाज सेवा किया हो, कोई साइंटिफिक वगैरह हो या कोई विद्वान आदमी हो तो उसको चुन के राष्ट्रपति भेज सकते हैं। तो टोटल जो सीटें हैं वो 245 है, 12 मनोनीत है। तो जो भी सदस्य अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत व्यक्ति रहेगा वो वोट नहीं डालेगा, चाहे वो राज्यसभा को या लोकसभा को या विधानसभा को हो, ठीक है। तो जो 245 में से 12 मनोनीत को निकाल दीजिए तो 233 बचा। तो 233 लोग वोट करेंगे राज्यसभा से कहाँ, राष्ट्रपति को। तो अगर 500 अगर हम सांसद का पूरा वोट जोड़े तो 543 और 233 776। तो 776 लोग वोट करेंगे सांसद से, किसको, राष्ट्रपति को वोट करेंगे, ठीक है। अब आइए अपने दूसरे पहलू के बारे में बात कर लेते हैं, विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में भी दो चीज होती है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो सबसे पहले विधान परिषद के बारे में जान लीजिए। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं कि जो विधान परिषद है वो भारत के 2800 राज्यों में नहीं है। कुछ सीमित राज्यों में ही विधान परिषद है, जैसे जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके वजह से विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव से हटा दिया गया। अगर 2800 राज्यों में विधान परिषद बन जाएगा तब विधान परिषद के भी लोग भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा है विधानसभा। जो विधानसभा है वो भारत के 2800 राज्यों में है और साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली और पुडुचेरी में भी है। तो विधानसभा के सारे सदस्य जो रहेंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो जो विधानसभा की सीटें हैं वो किस राज्य से कितनी कितनी है उस राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं वो 4033 है। पूरे अगर देश में हम बात करें, हमारे देश में एमएलए जिसे हम विधायक बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 4033 है। अब ये अलग अलग संख्या में अलग अलग राज्य से अलग अलग आते हैं। जैसे कि यूपी में जो विधानसभा सीटें, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो यूपी में जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 है। अगर बिहार में हम बात करें कि विधानसभा सीटें कितनी है तो 243 है। महाराष्ट्र में बात करें तो 288 है, ठीक है। दिल्ली में बात करें तो 70 है। इसी प्रकार से 2800 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधायकी का सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं, सबको आपस में हम जोड़ दें तो 4033 विधायक आएंगे, ठीक है। तो 4033 लोग विधानसभा से भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर सांसद से बात करें तो 776 लोग सांसद से भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर इन दोनों लोगों को हम आपस में जोड़ देंगे तब हमको मिलता है 4809 लोग, यानी 4809 लोग टोटल, इतने लोग भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, ठीक है। अब देखिए इतने लोग भाग लेंगे, लेकिन इनके वोटों का वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इनके वोटों के वैल्यू के बारे में हम बात करें तो उनके वोटों का वैल्यू का गणना कैसे होता है वो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आप देखिए जो तीसरा, चलिए अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा टॉपिक ये है कि सांसद और विधायक के वोटों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कोई एक अगर यूपी का विधायक है वो राष्ट्रपति को वोट देता है तो उसकी वोटों की वैल्यू 1 न रहकर उसके वोटों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो वैल्यू कितना बढ़ती है और वो वैल्यू कैसे निकाला जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई एक सांसद है, कोई एक एमपी है, अगर राष्ट्रपति को 1 वोट देता है तो वोटर तो एक ही रहेगा, लेकिन वोटों की वैल्यू बढ़ जाती है। उस वैल्यू को कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हर राज्य के विधायकों के वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। पहले विधायक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एमएलए के बारे में। तो हर राज्यों के विधायक के वोटों की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है और वो वैल्यू निर्भर करती है राज्य की जनसंख्या पर।
जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगी उस राज्य के विधायक के वोटों का मूल्य जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। ये मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। आप बगल में रखिए किसी भी एक राज्य के विधायक का वोटों का मूल्य, बराबर लिखिए, उसके बाद ऊपर लिखिए उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या, गुणे में कर दीजिए 1/1000। अब जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो वो जो आपका आंसर आएगा वो उस राज्य के एक विधायक के वोटों का मूल्य आएगा। समझ में आया? अब जो जनसंख्या आप ऊपर रखेंगे वो जनसंख्या कब का रखेंगे, तो 1971 का जनसंख्या रखेंगे। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है 1971 की जनसंख्या हम क्यों रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक विधायक के वोटों का वैल्यू निकालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। माना एक्स कोई राज्य है जिसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख है और उसमें विधायकों की संख्या कितनी है, 10 है। तो एक्स राज्य के एक विधायकों के वोटों का वैल्यू कितना होगा, वोटों का मूल्य कितना होगा, इसको निकालने के लिए तो हम लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, एक्स राज्यों के एक विधायक के वोटों का मूल्य बराबर एक्स राज्यों की टोटल जनसंख्या बटे एक्स राज्यों के टोटल विधायकों की संख्या गुणित 1/1000, गुणा में 1/1000। अब इसको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे, ऊपर हम क्या रखेंगे, राज्यों की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख है और उसमें विधायकों की संख्या कितनी है, 10 है, और गुणा कर देंगे 1/1000 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 100, यानी एक्स राज्य के एक विधायकों का वोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 100। अगर एक्स राज्य के एक विधायक राष्ट्रपति को वोट देता है तो उसका वोटर तो एक ही रहेगा, वोट तो एक ही व्यक्ति देगा, लेकिन उसके वोटों का मूल्य कितना गिना जाएगा, 100 गिना जाएगा। अब राज्य के बारे में हम आ जाते हैं। अब देखिए, अगर उसी प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोटों का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर उस राज्य की, जिस राज्य को उत्तर प्रदेश को निकाला तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या बटे में उत्तर प्रदेश में कितने विधायक है, तो आपको पता है 403 विधायक है, 403 लिख दीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए 1/1000। तो जब सॉल्व करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट मूल्य कितना होता है तो 208 होता है। उत्तर प्रदेश का कोई एक विधायक अगर राष्ट्रपति को वोट देता है तो उसके वोटों का मूल्य 1 न रहकर 108 गिना जाता है। अब एक विधायक का वोटों का मूल्य 108 है और टोटल विधायक कितने हैं, 403 है। अगर इन दोनों को हम आपस में गुणा कर दें तो यूपी के टोटल विधायकों का वोटों का मूल्य आ जाएगा। तो अगर यूपी का बात करें टोटल विधायकों के वोटों का मूल्य कितना है तो 83,824 है, बहुत ज्यादा, यानी 83,824 टोटल मूल्य। इतना वोट राष्ट्रपति को सिर्फ कहां से पड़ेगा, यूपी से पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक विधायक का जो वोटों का मूल्य है वो 173 है एक विधायक का, और टोटल विधायक कितने हैं, 243 है। तो 243 और 173 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 42,039। तो यानी कि 42,039 इतना वोट बिहार से जाएगा किसको, राष्ट्रपति को जाएगा। उसी प्रकार से अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में एक विधायक के वोटों का मूल्य होता है 175। अब महाराष्ट्र में टोटल विधायक कितने हैं तो 288 हैं। आपस में जब इनको हम गुणा करेंगे तो 50,400 मिलता है, यानी महाराष्ट्र से जो राष्ट्रपति को इलेक्शन में वोट पड़ेगा वो 50,400 पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के एक विधायकों का वोटों का मूल्य सिर्फ 7 ही होता है, बहुत कम होता है। और टोटल उसमें विधायक कितने हैं तो टोटल विधायक 32 है। अगर 7 का 32 में हम गुणा करेंगे तो 224 आएगा, यानी सिक्किम से राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 224 ही वोट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते रहे जनसंख्या सिक्किम में कितनी कम है तो इनके वोटों का वैल्यू कितना कम है। उसी अगर हम सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 83,824 वोट पड़ता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अगर उसी प्रकार से हम भारत के हर एक राज्यों के वोट वैल्यू निकालें, हर एक राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू निकालें और सबको आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 5,43,231। यानी कि हम ये बात करें कि टोटल जो भारत में विधायक हैं उनके वोटों का मूल्य कितना होता है तो 5,43,231 होता है। ये जनसंख्या आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगला डिस्कस कर लेते हैं हम कि सांसद के वोटों का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि एक सांसद के वोट का वैल्यू कितना होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ऊपर में रखेंगे कुल एमएलए के वोट वैल्यू, यानी भारत के कुल एमएलए का वोट वैल्यू ऊपर रखेंगे। उसके बटे में रखेंगे कुल सांसदों की संख्या, यानी कुल एमपी की संख्या। और जब इसको आपस में भाग आप करेंगे तो एक सांसद के वोटों का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऊपर क्या रखेंगे आप कि कुल
कुल विधायकों के वोटों का मूल्य, तभी हम आपको पीछे बताएं कि जो कुल विधायक के वोटों का मूल्य होता है वो होता है 5,43,231, तो इसको ऊपर रखेंगे। और नीचे कुल सांसदों की संख्या, तो भारत में कुल सांसदों की संख्या कितनी है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, तो 776 है, तो बटा में 776 रखेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 700, यानी एक सांसद के वोटों का वैल्यू कितना आ गया, 700 आ गया। समझ में आ गया ना। तो एक, अब देखिए जो ये वोटों का वैल्यू है लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए सेम है, तो एक सांसद के वोटों का वैल्यू कितना आ गया, 700 आ गया एक सांसद का। और टोटल भारत में कितने सांसद हैं, 776 है, तो 700 का 776 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब हम 700 का 776 में गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 5,43,200, यानी अकेले सांसद के वोटों का मूल्य जो हो जाएगा वो 5,43,200, ये किसके वोटों का मूल्य हो गया, सांसद के। उसके बाद इसमें हम प्लस कर देंगे विधायकों के वोटों का मूल्य, तो विधायकों के जो वोटों का मूल्य है वो 5,43,231 है। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ें तो हमको मिलता है 10,86,431, यानी 10,86,431 टोटल इतने वोट किसको पड़ेंगे, राष्ट्रपति को पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वोटरों की संख्या जो रहेगी कम रहेगी, टोटल वोट इतने पड़ेंगे 10,86,431। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें हम बताना चाहते थे कि राष्ट्रपति के वोटों का वैल्यू, एमपी और एमएलए के वोटों का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहाँ से कितने कितने जनसंख्या में आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको टॉपिक चौथा में बताएं। अब हम टॉपिक पांचवा अपना डिस्कस करेंगे जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के मतों की गणना कैसे होती है, प्रथम चरण द्वितीय चरण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसे पढ़ने के लिए हम आपको बोर्ड पे मैंने बताया वो सब इन लोगों ने पूरा कर लिया है। अब लास्ट आती है वोटों की गणना के बारे में, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, जो टोटल वोटरों की संख्या, जो टोटल लोग वोट देंगे वो 4,809 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। ठीक है, लेकिन जो वोटों का मूल्य होगा वो 10,86,431 होगा। अब मतों की गणना कैसे होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ से 5 व्यक्ति से वोट डलवाया है, इन तीनों लोगों को। देखिए जो वोट देने की प्रक्रिया वो वरीयता रूप में होती है, मतलब कि आपको जो व्यक्ति सबसे अच्छा लगे उसको 1 नंबर दे सकते हैं, जो सबसे घटिया लगे उसको तीसरा नंबर दे सकते हैं, अगर चौथा कोई व्यक्ति हो तो उसे चौथा नंबर भी दे सकते हैं। इसे अनुपातिक रूप से हम बोलते हैं, वरीयता के क्रम में वोट दिया जाता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है उसमें ऐसा प्रक्रिया नहीं होता है। जैसे कि हम जो लोकसभा का चुनाव दिए, लोकसभा का जब हम वोट दिए तो उसमें यह सिस्टम नहीं था, आप एक ही वोट दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। विधानसभा में भी हम एक ही व्यक्ति को कोई भी वोट दे सकते हैं। तो ये 3 कैंडिडेट हैं, शुभम, संदीप और सूरज। 5 व्यक्ति इन्होंने वोट दिए। तो वो कितने व्यक्ति वोट देंगे, टोटल जो इसमें भारत में वोट देंगे इतने व्यक्ति वोट देंगे, लेकिन इतने व्यक्ति को ना लेकर सिर्फ कुछ ही व्यक्ति को लेकर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति आया वोट देने, उनको ये लगा कि शुभम जो है वो हमको अच्छा लगा पहला व्यक्ति को, इन्हें 1 नंबर पर रखा, संदीप को 2 नंबर पर रख दिया और सूरज को कितने नंबर पर रख दिया, 3 नंबर पर रख दिया। फिर दूसरा व्यक्ति कोई वोट करने आया, वो शुभम को 2 नंबर पर रखा और संदीप को, लेकिन उसको संदीप अच्छा लगा, उसको 1 नंबर पर रखा। उसके बाद सूरज को 3 नंबर पर डाल दिया। कोई तीसरा व्यक्ति आया, शुभम को 2 नंबर पर रखा, संदीप को 3 नंबर पर रखा और सूरज उसे अच्छा लगा तो उसे 1 नंबर पर रख दिया। उसके बाद कोई चौथा व्यक्ति आया, वो शुभम को 1 नंबर पर रख दिया, संदीप को 2 नंबर पर रख दिया और उसके बाद सूरज को कितने नंबर पर रख दिया, 3 नंबर पर रख दिया। कोई पांचवा व्यक्ति आया, शुभम को 3 नंबर पर रखा कि हम इसको 3 नंबर देंगे और संदीप को हम 1 नंबर देंगे और सूरज को कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। अब यहाँ पर प्रथम चरण के अब इतने लोग बस वोट दिए, हम इतने लोग माने, बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। अब मैंने मान लिया कि अब यहाँ पर प्रथम चरण की मतगणना शुरू होगी। प्रथम चरण का मतलब ये है कि प्रथम लोग यानी फर्स्ट लोग, इनको कितने लोग चुने हैं। प्रथम चरण का मतलब कि पहला इनको कितने लोग चुने हैं। ठीक है, तो अगर हम शुभम की बात करें तो 1 2 लोग प्रथम चरण में इन्हें चुने हैं, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम बात करें कि जो संदीप है, इनको प्रथम चरण में कितनी वोटें मिली है, प्रथम नंबर पर कितने लोगों ने रखा है, तो 1 2 लोग, इनको भी कितने लोग रखे हैं, इनको भी 2 लोग रखे हैं। वही बात करें हम सूरज को कि सूरज को प्रथम चरण में प्रथम नंबर पर कितने लोग रखे हैं, तो सिर्फ 1 ही लोग रखे हैं। कितना लोग रखे हैं, सिर्फ 1 ही लोग रखेंगे। अब देखिए ये दोनों लोगों का वोट तो प्रथम चरण में बराबर हो गया, लेकिन इनका वोट कम हो गया, ये बराबर नहीं है, तो ये फाइनली यहाँ पर सूरज जो है इलेक्शन हार जाएंगे। ठीक है,
अब इन दोनों का वोटों बराबर हो गया, ये प्रथम चरण में वोट बराबर हो गया। अब द्वितीय चरण का मतगणना स्टार्ट होगा। द्वितीय चरण में हम ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पर शुभम को कितने लोगों ने रखा है और संदीप को कितने लोगों ने रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात और जो ये सूरज का वोट है पूरा, इन वोटों को इन दोनों में बांट दिया जाएगा। इसे हम एकल संक्रमण पद्धति बोलते हैं। इन वोटों को इन दोनों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो अगर द्वितीय चरण में हम गणना करें कि द्वितीय चरण में शुभम को कितना वोट मिला और संदीप को, तो हम ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पर शुभम को कितने लोगों ने रखा है, दूसरे नंबर पर शुभम को कितने लोगों ने लाइक किया है, पसंद किया है। तो सिर्फ एक ही ऐसे लोग हैं जो कि शुभम को पहले नंबर पे रखे हैं। लेकिन वही हम बात करें कि संदीप को दूसरे नंबर पे, दूसरे चरण की मतगणना में दूसरे नंबर पर कितने लोगों ने रखा है, तो 1 लोग और 2 लोग। तो दूसरे नंबर पर कितने लोग रखे हैं, 2 लोग रखे हैं। अब देखिए, इन्हें दूसरे नंबर पर सिर्फ एक ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दूसरे नंबर पर 2 लोग पसंद कर लें तो फाइनली ये बन जाएंगे विजेता। यहाँ पे ये भी इलेक्शन हार जाएंगे, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे और ये आ जाएंगे सेकेंड नंबर पे। तो इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन ये जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से मतों की गणना होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, पीछे मैंने बहुत ही डिटेल सारा कर चुका है उनके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, उनके वोटों का वैल्यू के बारे में, कौन को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो ये शेयर भी करिएगा किसी अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, या जो कंपटीशन वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए। और इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल पर बहुत ही सटीक जानकारियाँ कम समय में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जा रही है। अगर आपकी राजनीति में रुचि है या कोई स्टूडेंट भी है तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर अपने नॉलेज को बूस्टर देना चाहते हैं, आपके पहले जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे जो प्लेटफॉर्म पर आइए, भारतीय एकेडमी के चैनल पर, वो सारा वीडियो देखिए। तब के लिए जय हिंद।